औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हाफ़िज़ हामिद रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नूर हिदायत। नाज़रीन, आप जानते हैं नूर हिदायत में हम आपकी मुलाकात उलमा इकराम नातख़्वाह हज़रात से करवाते हैं। कभी कभार हमारी कोशिश होती है, क्योंकि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं उस दुनिया के अंदर मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजीज़ हैं, हमें उन टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाना पड़ता है और फ़ायदा उठाना भी चाहिए, चाहे वो किसी भी हवाले से हो, कुछ भी हो। यकीनन हम मुसलमान इस मामलात में इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा पीछे हैं बनिस्बत मगरिब की दुनिया। मगरिब की जो दुनिया है, मगरिब का जो कल्चर है, वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा फास्ट है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से ज़ाहिरी तौर पर वो हमसे बहुत आगे। लेकिन हम मुसलमान हैं, हमें इस बात पर फ़ख्र है कि हम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाते हैं और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब और उनके अहले बैत उज़्ज़ाम पर हम उनको हम पसंद करते हैं, हम उनको तस्लीम करते हैं, हम उनके नक्श कदम पर चलने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, दुनिया बढ़ती चली जा रही है, दौर आगे की तरफ चलता जा रहा है। इस दौर के अंदर नई नई चीज़ों का इजाफ़ा होता चला जा रहा है। एक इजाफ़ा ऐसा है कि जिसके आने से दुनिया में एक धमाका सा हो गया, दुनिया में एक हलचल मच गई। भाई ये क्या हो गया, ये क्या चीज़ आ गई? वो तब नई थी, अब वो चीज़ पुरानी हो गई है। जब वो चीज़ बढ़ती गई, वो फैलती गई, इतनी फैल गई कि इस वक्त हर घर में वो मौजूद है। अगर हम उसको कंप्यूटर का नाम दें, हम उसको साइंस का नाम दें, हम उसको टेक्नोलॉजी का नाम दें, हम उसको आईटी का नाम दें, या इसके अंदर मुख्तलिफ़ छोटे छोटे बड़े बड़े कोर्स की अगर बात की जाए, मुख्तलिफ़ कोर्स होते हैं इस हवाले से, उसकी अगर हम बात करें, एक बहुत बड़ा कोर्स है जिसे आईटी कहा जाता है। बहुत से आईटी के लोग हमसे मुलाकात होती है, हम उनसे जब मिलते हैं तो हमें उनके अंदर एक अलग सी दुनिया नज़र आती है। ऐसा महसूस होता है, वो उनका गुफ्तगू करने का अंदाज़ ऐसा होता है, वो कहते हैं भाई पूरी दुनिया अपने हाथ में है, हमारे सामने हमारा छोटा सा लैपटॉप है, उस लैपटॉप के अंदर पूरी दुनिया है। उसकी वजह क्या होती है? उनके बैक पे एक सपोर्ट होती है। वो सपोर्ट क्या होती है? आईटी की। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस आईटी ने हमारे इस मुल्क के अंदर, मैं दुनिया की बात भी करूंगा, लेकिन मैं चाहूँगा हम जान सकें कि हमारे पाकिस्तान, हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से हसीन तरीन कंट्री के अंदर इस आईटी का क्या किरदार है और आईटी ने क्या क्या सहूलतें फ़राहम की हैं हमारे पाकिस्तान को। और हम ये भी जानेंगे कि इसके नुकसानात क्या हैं। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे एक्सपर्ट बहुत ज़्यादा खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू फरमाते हैं, एक्सपर्ट हैं आईटी के हवाले से। तशरीफ़ फरमा है मेरी मुराद मोहतरमुल मकाम जनाब मोहम्मद शाहरुख साहब। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं, फिर अपने मौजू की जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहरुख भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मेरे भाई? अल्लाह के एहसान। शाहरुख भाई आप कैसे हैं? खैरियत से? शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। पहले भी एक मरतबा तशरीफ़ लाए थे, बहुत सी चीज़ें हमने जानी थी कंप्यूटर के हवाले से, इनके फ़वाइद, इनके नुकसानात, बहुत सी चीज़ें नेट के हवाले से, सोशल मीडिया के हवाले से। ज़ाहिर है नेट के अंदर ये सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। और आजकल तो जिसके पास ये सोशल मीडिया मौजूद ना हो, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो एक तरह का दुनिया में नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो बग़ैर सोशल मीडिया के भी दुनिया में जी रहे हैं और बड़े हमसे अच्छे तरीके से जी रहे हैं। जो एक्सपर्ट होते हैं उनसे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से, क्योंकि उनका एक सिलसिला चलता आ रहा है शुरू से लेकर अब तक। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसके बगैर रह ही नहीं सकते। बोलते कहीं नेट नहीं है तो बोलते हैं यार दिन कैसे गुजरेगा, यार रात कैसे गुजरे, यार क्या होगा, बोर हो जाएंगे। जिन्होंने अपनी सारी लो इसके साथ लगा दी है तो वो तो जाहिर सी बात है परेशान हो गए। जिन्होंने लो एक अपना एक दायरा कार बनाया है, उसके अंदर जी रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल से खुशबाश हैं। अच्छा, मैं चाहूँगा ये बताइए आईटी का किरदार, जब आईटी इस दुनिया के अंदर आई उसके बाद से लेकर अब तक आईटी ने क्या किरदार अदा किया है दुनिया के अंदर, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर? हामिद भाई, इस बात को समझने के लिए सवाल तो आपका बहुत ही ज़बरदस्त है जी। कि अगर मैं तफसील आपको बताऊं तो देखें, आईटी आज के टाइम पे हमारे हर इदारे में एक अच्छी सपोर्ट साबित होता है। चाहे आप हॉस्पिटल देख लें, चाहे आप कोई भी गवर्नमेंट इदारा देख लें, चाहे आप स्कूल देख लें, हर जगह आईटी का एक किरदार है। और विदाउट आईटी मैं समझता हूँ कि इदारे नहीं चल सकते हैं। जिस तरीके के फ़र्ज़ करें कि अब यहाँ आईटी है, वहाँ पे अब इसकी पॉजिटिव इम्पैक्ट है तो वहाँ पे नेगेटिव भी है। कुछ लोग इसको नेगेटिव तरीके से इस्तेमाल भी करते हैं, कुछ लोग इसको फ़र्ज़ करें टर्म ऑफ हैकिंग इस्तेमाल करते हैं, लोगों का डेटा चोरी करने की कोशिश करते हैं। ये सब चीज़ों में लोग आ जाते हैं। अब फ़र्ज़ करें जैसे कि आपने कहा पाकिस्तान में क्या हालात है। पाकिस्तान में मैं कहता हूँ कि आज के टाइम पे हम बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं और आने वाले टाइम में इंशाल्लाह हम इसमें काफ़ी हद तक ग्रो करते रहेंगे। तो ये अभी किरदार हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, आगे भी इंशाल्लाह बहुत ही हम
ग्रो करते रहेंगे, इसलिए आप। अच्छा, मैं चाहूँगा जैसा कि आपने गुफ्तगू के दौरान हैकर्स के हवाले से बात की, ये हैकर्स कौन होते हैं, ये कौन सी मखलूक है, ये आप ही वाली मखलूक में से या कुछ अलग अलग मखलूक है, इनके कोर्स वगैरह अलग होते हैं, इसी में शामिल है, ये भी इरशाद फरमाइएगा। क्योंकि बहुत से लोगों को हमने देखा है कि कहते हैं यार हमारी आईडी हैक हो गई, यहाँ तक कि मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ की बड़ी बड़ी आईडी, जब उनको क्या नाम दिया जाता है आप बेहतर जानते हैं, फ़लाँ कंट्री की फ़लाँ लोगों ने आईडी हैक कर दी है। इतना आसान है क्या हैक करना? जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हैकर्स की टर्म समझने के लिए मैं इनको ग्लोबली इनको ना 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अच्छा। जो फर्स्ट ऑफ ऑल वाइट हेड हैकर कहलाते हैं, सेकंड ब्लैक हेड हैकर कहलाते हैं, और थर्ड ग्रे हेड हैकर कहलाते हैं। जो वाइट हेड हैकर होते हैं उनमें सबसे मैं आपको बताता चलूँ कि जो वाइट हेड हैकर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोगों की फ़ायदे के लिए काम करते हैं। फर्स्ट करेंगे हामिद भाई आपका मोबाइल है, मैंने कहा कि हामिद भाई आपने पासवर्ड नहीं लगाया अपने फेसबुक में, मैं आपको बताऊंगा कि आप इसमें पासवर्ड तो लगाएं, मैंने आपकी मदद की है। एक ही तरीका है, एक जी। तरीका है। अगर फर्स्ट करें मैं कहता हूँ कि आपके मोबाइल में पासवर्ड नहीं है, मैं उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता, मैं उसको हैक कर लेता, तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट में ये ब्लैक हेड हैकर कहलाते हैं। वाइट हेड हैकर आपकी खामियां बताते हैं कि ये मसले आपके साथ हैं, ये चीज़ें आपके पास पेश आ रही हैं, तो वाइट हेड हैकर ये कहलाते हैं। ब्लैक हेड हैकर होते हैं जो आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं, और इनके दरमियान में ग्रे हेड हैकर जो होते हैं जो दोनों काम करते हैं, जो अच्छे भी करते हैं जो बुरे भी करते हैं, वो ग्रे हेड हैकर कहलाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये कैटेगरीज हैं। अब डिपेंड करता है कि हमारी सोचों में कि हम फ़र्ज़ करें कि हमारे पास आईडी का इल्म है, हम उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अपने आप को जितना सिक्योर रखें बेहतर है इन चीज़ों में, ये आज के टाइम पे भी हैं चीज़। अच्छा, एक आम शख्स कितना सिक्योर है नेट के हवाले से, नेट पे इस पे रोशनी डालें ना। आमिद भाई फ़र्ज़ करें कि मैं आपका बहुत अच्छा दोस्त हूँ, ठीक है, लेकिन आपके पास जो फर्ज क्यों करें, हम दोस्त हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक एग्जांपल दे रहा था आपको कि हम दोस्त हैं, लेकिन आपका जो आपके पास मोबाइल है ना, मुझसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल के पास आपकी है। ऐसा ही है। मैं आपका नाम जानता हूँ, मैं आपका फर्स्ट का एड्रेस जानता हूँ, आपका मोबाइल आपका क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन जानता है, आपका मोबाइल आपका सोशल मीडिया जानता है, आपका मोबाइल आपकी गैलरी के सारा एक्सेस है उसके पास, आपके मोबाइल के पास आपकी सारी पर्सनल चीज़ें हैं। तो ज़्यादा करीब कौन है आपके? मोबाइल। ज़्यादा करीब मोबाइल है। तो आप समझते हैं कितने आप सिक्योर हैं? मैं समझता हूँ नहीं है बंदा इतना सिक्योर। सिक्योर वो तब तक है जब तक वो अपने आप को सिक्योर रखता है, सिर्फ इतनी हद तक वो सिक्योर है। अच्छा, इस सिक्योर को रखने के लिए, क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया का दौर है, हर कोई सोशल मीडिया, इंस्टा, XYZ, कोई भी ऐप हो, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, किसी भी ऐप की अगर हम बात करें, अगर मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के अंदर 15 ऐप्स हैं, मिसाल दे रहा हूँ, तो उन 15 में से 6 या 7 तो मैं यूज़ कर रहा हूँ, सामने वाला भी 6-7 जो आम सी हैं, मेन है, उन सबको सिक्योर रखने के लिए क्या ऐसा करना चाहिए? क्योंकि जाहिर सी बात है वो उसकी सिक्योरिटी, जैसे आप मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल यूज़ करने के लिए आप सिक्योरिटी रखते हैं, पिन लॉक रखते हैं वगैरह वगैरह, तो इसी तरह जो हमारी आईडीज़ होती हैं उनको भी सिक्योर करने के लिए हमें ऐसा क्या करना चाहिए? बिल्कुल आपने सही कहा, और मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि ये चीज़ सबके पता होना चाहिए कि हम अपनी आईडीज़ को कैसे सिक्योर रख सकते हैं। मैं चाहूँगा इसको ज़रा खोल कर बयान बिल्कुल बिल्कुल अमित भाई, मैं ऐसे ही कोशिश करूँगा कि आसान लफ्ज़ों में लोगों को समझाने की कोशिश करूँ कि उनको ज़्यादा आसान तरीके से समझ आए। आज के टाइम पे कुछ एप्लीकेशंस का नाम ले लेता हूँ जो ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं। फेसबुक हो गई, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सअप हो गया। अब फ़र्ज़ करें कि आप सबसे पहले जो भी या जीमेल हो गया, आप जीमेल का डेटा तो इतना इंपॉर्टेंट होता है, मैं समझता हूँ कि उसको तो लाजमी आपको सिक्योर रखना चाहिए। सबसे पहले तो कि आप ये करें कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अपने मोबाइल में लाजमी लगाएं। 2 फैक्टर वो होता है कि फ़र्ज़ करें आपका जो मोबाइल होता है, आपके जो जीमेल आईडी होती है वो आपके मोबाइल के साथ सिंक होती है, आपके नंबर के साथ सिंक होती है। जब भी आप वो लॉगिन करेंगे आपके पास एक कोड आएगा, तो ये लाजमी आप उस पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाएं। और दूसरा स्टेप मैं समझता हूँ, अपने सोशल मीडिया अकाउंट की आप मॉनिटरिंग लाजमी करें, वो कहाँ पे लॉगिन हुई है, कहाँ पे नहीं लॉगिन हुई है। इसके 2 फीचर्स होते हैं, सिक्योरिटी में होता है और प्राइवेसी में होता है। आप जाके लाजमी चेक करें कि आपके अकाउंट कहाँ पे लॉगिन हुए हुए हैं, उनको वहाँ से लॉग आउट करें। सिर्फ अपनी हद तक महदूद रखें कि जहाँ आपको आपकी नॉलेज हो कि यहाँ हमने इस जगह पर और इसी डिवाइस पर लॉगिन किया हो। ये लाजमी आप चीज़ें चेक किया करें इन चीज़ों में। अच्छा, IT जो कि एक इदारा भी है, उसी इदारे से स्टूडेंट्स निकलते हैं। IT एक कोर्स है, उससे हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों स्टूडेंट उससे मुस्तफ़ीज़ होते हैं। तो मैं ये भी जानना चाहूँगा, इसके नुकसानात भी बताइएगा और इसके फ़वाइद भी बताइएगा। बिल्कुल आपने सही कहा, हर वो चीज़ या हर वो इल्म आपके जिसके फ़वाइद भी हैं और उसके नुकसानात भी हैं। IT के फ़वाइद की बात की जाए तो आज को पूरी दुनिया को पता है कि जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है सेकंडों में हो जाती है, जितने भी मैसेजेस पहुँचाने होते हैं वो सेकंडों में पहुँच जाया करते हैं, तो उसके फ़वाइद तो बहुत हैं।
अब इसके नुकसानात की मैं बात करता हूँ जिसकी लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं है। अब फ़र्ज़ करें आपके पास आपका मोबाइल है, आप क्या समझते हैं कि आपका मोबाइल कितना सिक्योर है? जैसे कि पहले हमने बात की कि हमारे मोबाइल को हमारा सारा एक्सेस है, हमारे क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन है, सब चीज़ें हैं इसके अंदर। अब कोई ब्लैक हेड हैकर, जो हमने अभी बताया कि वो आपकी चीज़ को नुकसान ही पहुँचाना चाहता है, ठीक है? अब वो आपके मोबाइल में कोई मलिशियस लिंक भेजे या कोई मलिशियस एप्लीकेशन भेजे जिसके ज़रिए आपका मोबाइल हैक हो जाए, तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन चली गई उसके पास। तो एक तरीके से देखा जाए आपका मोबाइल कितना फ़ायदा मैंने, आपने ट्रांजेक्शन कर ली, आपने मैसेज कर लिया कि कोई भी जवाब, जो जवाब देना हो किसी से, सेकंडों में जवाब आ गया। लेकिन जहाँ बात आई कि आपका मोबाइल कुछ मिनट्स में कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, सारा डेटा हैकर के पास चला गया, तो इसके नुकसानात भी आप समझें कितना खतरनाक है इसके। अच्छा, एक सवाल अचानक मेरे जहन में आ गया, इत्तेफाकन ये अभी आज ही की बात है, ये हमारे कैमरा मैन भी इस बात के गवाह हैं। अभी कुछ देर पहले मेरे पास कॉल आई एक, मैं जानना चाहूँगा ये उन तक कैसे पता चल जाता है कि इस लड़के का नाम, पूरा नाम ये है और ये फ़लाँ ऐप यूज़ कर रहा है। उन्होंने मुझे कहा जी आपका नाम ये है जी, आप ये ऐप यूज़ करें जी, तो आपके पास देखें आपके पास कोई मैसेज आया, हाँ जी आप ये हिस्सा प्रेस करें तो ये होगा वो होगा। उन तक हमारी इन्फॉर्मेशन कैसे पहुँच, मोबाइल तो मेरे पास है, सिक्योरिटी ये सारी चीज़ें मेरे पास है, मैं जानना चाहूँगा ये कैसे उन तक, ऐसी कौन सी उनके पास दूरबीन है, कौन सी गिदड़ सींगी है जो उन तक ये सारी खबरें पहुँच जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसकी अगर मैं तफसीली आपको जवाब दूँ तो आमिर भाई, फ़र्ज़ करें कि आपके पास आपका मोबाइल है जी, आपके मोबाइल में कितनी एप्लीकेशन है? 14-15 एप्लीकेशन तो होंगी। यकीनन। आपने कभी चेक किया कि किस एप्लीकेशन को क्या क्या परमिशन आपने दी हुई हैं? कभी नहीं चेक किया होगा, या एक दो को चेक कर लिया होगा। आप कभी अपने मोबाइल की एप्लीकेशन की परमिशन चेक करें कि आपने क्या क्या परमिशन उसको दी हुई हैं। आपने कैमरे का एक्सेस दिया हुआ है, आपने कॉन्टैक्ट का एक्सेस दिया हुआ है, आपने अपनी अकाउंट का एक्सेस दिया हुआ है। जब कोई बंदा आपके मोबाइल को कॉम्प्रोमाइज़ करेगा उसके पास क्या ये इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी? हम तो बगैर देखे बस वो अलाउ का ऑप्शन आता है उस पर प्रेस कर देते हैं। बिल्कुल, लाज़मी आप इस चीज़ को पढ़ें कि किस चीज़ का आप परमिशन दे रहे हैं, क्या इस एप्लीकेशन को हमें ये परमिशन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, लाज़मी आप ये चेक करें। अब फ़र्ज़ करें कि अब मैं आपको कोई भी आपकी फेसबुक हो गया, अब फेसबुक आपसे मांगता है आपकी माइक का एक्सेस मांगता है। आपको क्या ताल्लुक है, आप तो कॉल करते ही हैं फेसबुक से, तो आप उस चीज़ को नहीं दें माइक एक्सेस। तो इस चीज़ में थोड़ा एहतियात रखा करें। और सेकंड जो आप कह रहे हैं कि इनके पास इन्फॉर्मेशन ज़रूरी नहीं कि एप्लीकेशन के थ्रू जाए, एक होता है सोशल इंजीनियरिंग थ्रू अटैक होता है, वो उसके ज़रिए भी हो सकता है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएं। तो इन चीज़ से आप सिक्योर रहें। अच्छा, एज आ साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, हमारे साथ उलमा इकराम होते हैं, वो तो इसको बिल्कुल कहते हैं नहीं जी बिल्कुल अलाउ नहीं होना चाहिए। मैं जानना चाहूँगा साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर साहब इस हवाले से क्या रोशनी डालते हैं कि जो बच्चा स्कूल लाइफ में होता है, तालीम हासिल कर रहा होता है, मैं 9-10 की तो बात ही नहीं कर रहा, वहाँ तक तो बच्चे ज़्यादा बड़े हो जाते हैं और आजकल के तो 5 क्लास वाले बच्चे ही बहुत बड़े, लेकिन हमारे 2, 3, 4 क्लास के स्टूडेंट्स के पास आप मोबाइल देखेंगे। जो बच्ची कुची कसर थी वो जब ये वबा आई थी कोरोना में, जो ऑनलाइन तालीम का सिलसिला हो गया था, उस दौरान बच्चे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे मोबाइल में। 1 साल तक बच्चों ने मोबाइल रखा, जब 1 साल पूरा हो गया, कोरोना ख़त्म हो गया, बच्चे गोइंग टू स्कूल वाला सिलसिला हो गया, तो अब वो बच्चे मोबाइल के मालिक बन गए। अब वालदा या वालिद ने कहा बेटा मोबाइल दे, तो अब पहली बात पे वालदा वालिद ने कहा नहीं, क्यों, 1 साल लंबा अरसा होता है बच्चों के पास, अब बच्चे मोबाइल के मालिक बन गए, उसके अंदर बच्चे इन्वॉल्व हो गए। तो मैं ये जानना चाहूँगा, क्या इस दौर में जो सोशल मीडिया का दौर है, क्या बेहतर है बच्चों को मोबाइल शुरू से ही दे दिया जाए ताकि बच्चे मैट्रिक तक पहुँचे, मोबाइल उनके जहन में रस बन जाए और वो बहुत से काम आसानी से कर सकें? सिर्फ मोबाइल की बात नहीं कर रहा, लैपटॉप भी उसमें शामिल है, उसमें टैबलेट होता है, आई थिंक वो भी शामिल है, सारी चीज़ें। आप क्या फरमाते हैं? बिल्कुल हामिद भाई, इस चीज़ को अगर मैं ऐसे और थोड़ा डिटेल करके बताऊँ तो स्कूल एज में मोबाइल बच्चों के हाथ में देना तो मैं भी समझता हूँ बहुत गलत बात है। क्योंकि इसकी एक वजह यह है कि आप फ़र्ज़ करें कि हमारे बच्चे जो होते हैं, आप अब वो कहीं दूसरी गैदरिंग में अगर बैठे होते हैं, उनको मना करते हैं कि आप यहाँ ना बैठें, आप इनसे बातें ना करें। लेकिन आपको कभी ये पता है कि आपका बच्चा सोशल मीडिया में किस गैदरिंग में है, सोशल मीडिया में किससे बातें कर रहा है? आपको वो गैदरिंग तो आपको नहीं पता ना, वहाँ पर तो दुनिया भर के हर लोग आते हैं। अब फ़र्ज़ करें फेसबुक में आपको कोई मैसेज करता है, कि कोई भी मैसेज करता है, आपको पता है कि वो कहाँ से कर रहा है, या कौन है या कौन नहीं है? उसने जो अपना नाम बताया, क्या वो बंदा वो ही है या वो नहीं है, हम ये नहीं जान सकते। तो वालिदैन जब अपने स्कूल लाइफ में किसी बच्चे को मोबाइल देते हैं तो उनको उसकी
मॉनिटरिंग भी करनी चाहिए। जब वो इस चीज़ का जिम्मा लेते हैं तो इस चीज़ की जिम्मेदारी भी उनको उठानी चाहिए। बिल्कुल, मैं तो समझता हूँ देना ही नहीं चाहिए। तो इतने नुकसान इनके तो। अच्छा, आखिरी सवाल मैं चाहूँगा, लेकिन इसमें चाहूँगा इस पे थोड़ी रोशनी ज़्यादा डालिएगा क्योंकि बहुत ज़रूरी, हर घर की ये आवाज़ है। मेरे घर पे भी ख़वातीन हैं, आपके घर पे भी होंगी, जितने नाज़रीन देख रहे हैं इनके घर पे भी होंगी। हर औरत कोशिश करती है कि अपनी चीज़ें सिक्योरिटी में रखें, लेकिन हमारे मुआशरे में बहुत सी पिक्चर्स, वीडियोस ये वायरल हो जाती हैं, निकल जाती हैं आगे पीछे, मतलब वो इज़्ज़त की बात होती है। ख़वातीन को इस हवाले से मैं चाहूँगा इरशाद फरमाइएगा कि क्या करना चाहिए, किस तरह इन सारी चीज़ों को सिक्योरिटी में रखना चाहिए, सिक्योर करना चाहिए। पहले तो मैं ये चाहूँगा कि ख़वातीन को इस चीज़ पर इज्तनाब करना चाहिए, वीडियोस, फेसबुक, इंस्टा, पिक्चर्स वगैरह वगैरह, पर्सनल पिक्चर्स को कोशिश रखें कि वो अगर लेनी ही है अपनी खुशी के लिए उसके बाद डिलीट कर दें। अगर नहीं डिलीट कर रहे, मोबाइल में रख रहे हैं, अब उनकी मजबूरी है, कोई वजह है, मैं चाहूँगा उस पर रोशनी डालें कि उनको ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे ये सारी चीज़ें सिक्योर रहे, टेंशन ना हो जी बाद में। हामिद भाई, इस बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। इसका जवाब मैं यूँ देना चाहूँगा। फ़र्ज़ करें कि सबसे पहली बात तो अभी जो रिसेंटली जो केसेस देखे गए ना, अभी वो ये देखे गए कि किसी भी फीमेल के पास मोबाइल है, उन्होंने अपना मोबाइल यूज़ किया, उन्होंने 1 साल यूज़ किया, 2 साल यूज़ किया, अपना डेटा डिलीट किया और उसको सेल कर दिया। क्या आपको पता है कि वो जो डेटा आपने डिलीट किया वो डिलीट ही है? जो डेटा जो डिलीट किया गया वो दोबारा रिकवर होके जिसने भी इस्तेमाल करना था उसने अपने तरीके से इस्तेमाल कर लिया है। और ऐसा रिकवर हो जाता है? बिल्कुल सब पॉसिबल है जी। ये नहीं समझे कि आपने डिलीट कर दिया, मैंने अपना मोबाइल डिलीट करके डेटा डिलीट करके दे दिया। कुछ लोग ज़्यादातर सिक्योरिटी एक्सपर्ट तो ये कहते हैं कि अपने मोबाइल को आप फैक्ट्री रीसेट करने के बाद उसको वाइप करें, वाइप करने के बाद उसमें दोबारा डेटा डालें, कोई एक्स्ट्रा कोई पिक्चर्स वगैरह डाल दिया आपने, कोई पब्लिकली पिक्चर्स डाल दी, फिर उसको डिलीट करें, फिर आप उसको दें, क्योंकि इससे होगा कि कोई बंदा डेटा रिकवर भी करेगा ना तो आपकी पब्लिक की कोई भी एरी गरी तस्वीरें आएंगी, आपका पर्सनल डेटा नहीं जाएगा। तो ज़्यादातर फीमेल्स ये गलती करती हैं, वो अपना मोबाइल तो सेल करती हैं लेकिन अपना डेटा डिलीट करने के बाद वो फैक्ट्री रीसेट नहीं करती और वाइप नहीं करती। तो इस वजह से ये तो केसेस देखे भी गए हैं और इसी वजह से हुए ये। वो कोई भी रिकवर करता है डेटा रिकवर करने के बाद वो अपने तरीके से इस्तेमाल करता है। पहली वजह तो ये हो गई कि आप इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखें। दूसरी वजह वो जो मैंने आपको बताई कि आपका मोबाइल कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, कोई भी अननोन एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हैं, ओपन सोर्स से कहीं से भी डाउनलोड करते हैं, आप उसको परमिशन दे देते हैं, गैलरी की परमिशन दे देते हैं, कॉन्टैक्ट की परमिशन दे देते हैं, तो डेटा तो आपको वहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। जैसे कि अभी रिसेंटली कुछ एप्लीकेशन चली थी, मेरे ख्याल से लोन की एप्लीकेशन चली थी जी जी, जो आपसे लोन लेती थी, फिर वो आपको ब्लैकमेल करती थी कि आप हमें इतने लोन आप हमें दें वरना आपकी सारी गैलरी के एक्सेस हमारे पास है। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी अननोन एप्लीकेशन ना डाउनलोड करें, कोई भी सस्पिशियस लिंक को ना क्लिक करें, कभी भी अपना मोबाइल सेल करें तो लाजमी अपने डेटा को डिलीट करने के बाद, वाइप करने के बाद, उसमें एक्स्ट्रा फजूल डेटा डालने के बाद उसको दोबारा डिलीट करने के बाद फिर आप सेल करें, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी चीज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहरुख भाई, आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू फरमाई, बहुत सी मालूमात आपने हमें फ़राहम की। मैं चाहूँगा इस तरह के प्रोग्राम मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कभी कभार इस तरह का प्रोग्राम हो। आपसे गुजारिश है कोई ऐसा मौजू लेकर आइएगा जो हमारे नाज़रीन जिसे पसंद करें, जो उनकी ज़रूरत है। और नाज़रीन इकराम, मेरी ये कोशिश रहा करती है कि दीन इस्लाम के साथ साथ दुनियावी गुफ्तगू जो हमारी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अभी आखिरी मेरा सवाल था, हमारे माशरे में इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, हमारी बहनें, हमारी रिलेटिव्स वगैरह वो परेशान रहती हैं, सब पूरे पाकिस्तान का यही हाल है। पहले तो मैंने ये क्लियर किया कि मैंने कहा जी पहले तो ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए, जब आप कर ही रहे हैं तो उसको सिक्योर करने के लिए आपको ये चीज़ जो हमारे शाहरुख भाई ने बताई, और बहुत सी बातें शाहरुख भाई ने बहुत सी बातों से हमें आगाह किया। अल्लाह पाक इनके इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। नाज़रीन इकराम, आपसे भी गुजारिश है हमेशा की तरह प्रोग्राम के अख्तिताम में मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि अपना भी ख्याल रखिए, अपने अहलो याल, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार, सबका ख्याल रखें। और यकीनन ये जो हमारे कैमरा मैन होते हैं, एडिटर्स होते हैं, चैनल के जितने मालिकान हैं, चैनल के साथ जो जिस अंदाज में भी शरीक हैं, चाहे वो कैमरे के सूरत में हो, चाहे वो एडिट की सूरत में हो, चाहे वो सफाई की सूरत में हो, चाहे वो हम तक पानी चाय पहुंचाने की सूरत में हो, या किसी भी हवाले से हो, जो इदारे के साथ मुखलिस हैं, उन सबको अपनी खुसूसी दुआ में याद रखा करें, क्योंकि उन्हीं के ज़रिए आप तक ये पैगामात पहुंचते हैं, अच्छे पैगाम पहुंचते हैं। अल्लाह करीम कबूल फरमाए, जो अच्छी चीज़ें हैं अल्लाह उनको कबूल फरमाए। और नाज़रीन, मुझे भी अपनी खुसूसी दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।